तीनों मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेश रोड जी है, कांग्रेस की तरफ से वो जुड़ चुके हैं, तो वहीं अनिल गोयल जी है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। और शंभू भद्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। और आप तीनों का ही एमएच1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास शंभू भद्रा जी हम आएंगे और आप ही से ये समझने और जानने की कोशिश कि एक तरफ एक पार्टी ये मान के चल रही है कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाएंगे तो हम मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे और 400 पार का नारा देते हुए, तो वही दूसरी पार्टी जिन्होंने शुरुआत ही की थी महागठबंधन से और अब धीरे धीरे ये महागठबंधन से कई दल जो है वो बिखरते और अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एकला चौलों का नारा देते हुए दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में आगे दोनों ही पार्टियों को? देखिए, दोनों पार्टी की जो रणनीति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी निश्चित रूप से जो राजग है, बीजेपी की रणनीति जो है वो आगे दिखाई दे रही है। और कांग्रेस भी अपने लिए पहले इंडिया गठबंधन, जो कि हालांकि यूपीए पहले से था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसके बाद भी एक नया फ्रेश आइडिया के तौर पे इंडिया गठबंधन बना। और वो गठबंधन जब जिस समय में इंडिया गठबंधन को पूरे देश के लिए अपने सीट शेयरिंग, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, उस समय में कांग्रेस के जो खास करके कर्ता धर्ता है राहुल गांधी है, वो यात्रा पे चले गए। और उस वजह से जो कांग्रेस की जो पूरी प्रक्रिया, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आएंगे शंभू जी, कि सीए को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी अटकलें लगातार चल रही थी कि सीएए को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है। 5 साल पहले दोनों ही सदनों से ये पास हो चुका था, उसके बाद से इस पर आगे जो प्रोसेस होना था वो नहीं हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव आने से पहले यानी कि तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को हम लागू कर देंगे, यानी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। और चलिए हम सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शंभू जी, आपके पास वापस आएंगे। हम पार्टियों की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये सीएए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया गया, 5 साल दोनों सदनों से पास होने के बाद अब जाकर के इस पर अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो है उसे जारी किया गया है। कैसे देख रहे हैं चुनाव से पहले से जारी होते? देखिए, मुझे बोलना है। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये जो है बीजेपी की तरफ से जो है सरकार के तरफ से अगर आप देखें तो ये एक बहुप्रतीक्षित फैसला है, जो बहुत लंबे समय से इस पे फैसला होना था। और चुनाव से पहले ये अधिसूचना का सीधा मतलब है कि जो नागरिक संशोधन जो कानून है उसको अधिसूचना ला करके सरकार ने अपनी जो वादे थे कि हम इस कानून को लेके आएंगे, और वो पूरा किया है एक तरह से। और इसको चुनाव के तौर पे अगर आप जोड़ के देखें तो ये बड़ा गेम चेंजर प्लान है बीजेपी की सोच की दृष्टि से अगर आप देखें इसको, तो एक बड़ा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, सीए का देश में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। हालांकि जो मैं एक बीइंग जर्नलिस्ट समझता हूं कि सीए के लाने से किसी जो इसका विरोधी था, जो विरोध कर रहे थे उस समय में इस कानून को लेकर के, उस पे उसका कोई लॉजिक नहीं था कि ये भारत सरकार का अधिकार है कि हम किसको नागरिकता दें और किसको नागरिकता ना दें। उसके हिसाब से जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, इस तीनों ही देश में जो अल्पसंख्यक है वहां पे, जिसमें कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक अगर भारत में पहले से रह रहे हो या भारत आना चाहते हो तो उसको नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है उसको सरकार ने सरल किया कि आप उसको हम सिटीजन बनाएंगे। अगर वो नागरिक बनते हैं तो नागरिक बनने का देश को अपना फायदा है कि आपका जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स रेगुलेशन सिस्टम है, उसके नेट में वो आएंगे और फिर वो कंट्री के योगदान में, अब कंट्री के विकास में योगदान करेंगे किसी न किसी रूप में। जी, दूसरी पार्टियां यानी विपक्षी पार्टी की बात करें, वो इसको एक समुदाय से जोड़ करके देखती है, जिसकी बात आपने भी की कि सीए का विरोध बहुत हुआ है। एक समुदाय से जोड़ना कितना सही होता है अगर हम इस संशोधन को देखें तो? देखिए, वो मानसिकता है कि आप मुसलमान को इसमें से जोड़ लें कि मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ वो इसीलिए अलग हुआ कि मुस्लिम चाहते थे कि हम हिंदू के साथ नहीं रहना चाहते हैं,
और इसीलिए उस समय में मुस्लिम लीग और तमाम तरह की वोटिंग हुई, भारत का बंटवारा हुआ। अगर मान लीजिए मुस्लिम पहले, और मुस्लिम वहां पे अल्पसंख्यक नहीं है, चूंकि अल्पसंख्यक के लिए ये कानून है, तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक हैं। और अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार का देखेंगे तो 47 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय में वहां पे नॉन मुस्लिम जो आबादी थी, अल्पसंख्यक आबादी थी, वो 27% है। और अभी 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो वो 3% से नीचे है। आपके पास हम यहाँ पर आ रहे हैं सुरेश जी, क्योंकि अभी सीए लागू किया गया, जिसका सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रही थी तो वो है कांग्रेस पार्टी। एक तो इसको लेकर के आपके समझना चाहेंगे कि क्या अब आप सहमत है, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब तो विरोध करिए चाहे जो करिए कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके साथ ही जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तमाम पार्टियां जुड़ रही हैं, अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर ये कहें तो कांग्रेस से छिटकती हुई तमाम पार्टियां जा रही हैं। महागठबंधन जो शुरुआत आपने की वो रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों, क्या हो गया, कमियां कहां रह रही हैं? नहीं, देखिए, महागठबंधन नरेंद्र मोदी की सरकार को चलता करेगा। आप हरियाणा जो प्रदेश है, हम हरियाणा के ऊपर अगर देखते हैं, फोकस करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद थे 7 लोकसभा से और एक राजनीतिक परिवार से श्री विजेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, शामिल हुई। ये बड़ी बात है। जिस प्रधानमंत्री का कह रहे हैं विदेशों तक डंका बज रहा है, जैसे बीजेपी के लोग बोलते हैं, अरे अपने बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। और आपने पीछे अभी आप कोई प्रवक्ता बीजेपी से होगा दिलाएगा कि आप पार्टी से कोई नेता बीजेपी में आ गया, कांग्रेस से आ गया। सुरेश जी मेरा सवाल सुनिए, उनकी पार्टी छोड़ करके जाना, यानी बीजेपी को कोई छोड़ के जा रहा है, इससे कांग्रेस मजबूत तो नहीं हो रही है ना? ये उनकी कमियां है, इसमें वो वर्कआउट करेंगे, उस पर काम होगा, उस पर सवाल भी हम पूछेंगे। लेकिन आप तो महागठबंधन, जो एक मोटो एक एजेंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही थी कि महागठबंधन करेंगे और हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे, तो कैसे संभव है? टीएमसी पीछे हट गई, मायावती पीछे हट गई है, महाराष्ट्र में बात नहीं बन रही है, कैसे होगा? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महागठबंधन केंद्र में सरकार आए। ये आप आज की वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना। ये 400 पार का नारा देने वाले लोग इतने बैरूपीय हैं, इतने शातिर हैं। अब वही फुलाने में ये हरियाणा में 75 पार की बात करते हुए 40 सीट आई, डबल इंजन छोड़ ट्रिपल इंजन की सरकार में बात करते हैं। इनका करने और कथनी में जमीन और आसमान जितना होता है। अगर ये 150 सीट पार कर रहे 150 पार, मुझे कह दें बीजेपी में जो पढ़ा लिखा तबका है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो श्री विजेंद्र सिंह जी सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, वो सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी है, IAS अधिकारी रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है, मैसेज आता है कि जो मोदी भक्त और अंध भक्त है, वो अपना चश्मा उतार कर देखना शुरू करे कि पढ़े लिखे लोगों ने मोदी को पहचानना शुरू कर दिया। ये प्रशासनिक अधिकारी सुरेश जी, आप कांग्रेस की मजबूती की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। दूसरी पार्टियों की कमियां आपको मजबूत कैसे बनाएगी, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हम आएंगे आपके पास, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले अनिल जी आपके पास हम आते हैं। एक तो सीए को लेकर के आप एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक के बाद हम आपसे विस्तार से जो है इस पर चर्चा भी करेंगे। ये देश के लिए बहुत जरूरी था और बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। माननीय मोदी, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये फैसला लिया। इससे देश की प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी पर चर्चा लगातार हमारी चलेगी कि एक तरफ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर मजबूत बनने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल से लेकर के तमाम अन्य दल भी जो है पार्टियां ये महागठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी से भी कई बड़े नेता जो है वो पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं, और क्या दूसरे की कमजोरी आपकी मजबूती बन सकती है? ये तमाम विषयों पर चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अनिल गोयल जी और तमाम जो मेहमान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका हम यहाँ रुक करेंगे
क्योंकि ब्रेक से पहले जिस तरह से एक सीए को लेकर आपने कहा कि बहुत जरूरी था इसको लागू करना, अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो अब ये सीए जो है वो देश में लागू हो जाएगा, ताकि तमाम जो विपक्षी दल है भले ही उन्होंने विरोध क्यों ना किया हो। लेकिन अनिल जी, अब समझना ये है क्योंकि चुनाव नजदीक है, अगर हम दक्षिण की बात कर ले, अन्य राज्यों की भी हम बात कर ले, तो वो उन सब जगहों पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए, चाहे रालोद हो, चाहे सुभा सपा हो, या फिर हम टीडीपी की बात करें, इन सबके साथ गठबंधन करते दिख रहे हैं। हरियाणा की तरफ अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर आपकी सरकार चल रही है, जेजेपी के साथ गठबंधन है, 2 सीटों पर आज मांग की जा रही थी, 2 सीटें ना मिलकर के 1 सीटों पर संभवतः चर्चा चल रही है, अभी तक यही सूत्रों के हवाले से जानकारी है। क्या मिलकर के ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हरियाणा में मजबूती जरूरी है, अगर हम पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव को भी देख ले तो। हेलो जी मोहिनी जी, मोहिनी जी बोल रहे हैं ना? थोड़ी देर में फिरता हूँ। हेलो मोहिनी जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मोहिनी जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मेरा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ना है, जहां पर सहयोगी दलों के साथ बात बनेगी, वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो हमने जो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और हरियाणा में तो हमने 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करा हुआ है। अगर जेजेपी के साथ कोई समझौता होता है तो उनको वो सीट दी जाएगी और सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। आप एक बात समझ लें, चुनाव तो सभी राजनीतिक दल लड़ते हैं, इसमें बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमारा पर्पज है कि देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे खुशहाल हो, देश के अंदर जो पुरानी कुरीतियां है वो कैसे खत्म हो, देश में जिन वजह से देश की हालत खराब हुई है उनको कैसे उनसे निपटा जाए। अब जैसे सीएए ला करके बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला करा है, इससे पहले धारा 370 खत्म करके ऐतिहासिक फैसला करा, 35 खत्म करके ऐतिहासिक फैसला करा, तीन तलाक खत्म करके ऐतिहासिक फैसला करा, भगवान राम का भव्य मंदिर बना के ऐतिहासिक काम करा। यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक काम करने में देश के लिए कितनी भी बड़ी से भी चुनौती सामने क्यों ना खड़ी हो, उस चुनौती से निपट करके देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए। और निश्चित तौर पर जो हमारे मुख्य विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी दलों को हमारा बार बार एक बात का कहना है कि देश आगे से बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। जी अनिल जी, आप बिल्कुल, अनिल जी आप यहाँ पर कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन सुरेश जी तो कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है, जनता समझ रही है। आ रही सुरेश जी आपके पास। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब इनका कहने में आप एक बात बताएं, ट्रेन चल रही है 200 किलोमीटर स्पीड से, इनके टाइम में 40 से 50 किलोमीटर की एवरेज चलती थी। आज सड़कें बन रही हैं, इनके टाइम से 4 गुना बढ़ रही हैं। आज हमने चंद्रयान भेजा, गगनयान भेजा, अंतरिक्ष में हमारी अलग पहचान बन रही है। पहले हम सारी सुरक्षा सामग्री आयात करते थे, अब आयात के साथ साथ निर्यात भी करते हैं। आप हर क्षेत्र के अंदर देश को जिस तरीके से तरक्की पर आगे जा रहा है, आज पूरे विश्व में भारत को सब सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, भारत का लोहा मान रहे हैं। इनके टाइम में आर्थिक स्थिति 11वें नंबर पर थी, आज हम आर्थिक पर 5वें नंबर के पायदान पर खड़े हुए हैं। तो इनका सिर्फ क्या है कि अच्छे से अच्छे काम में भी बुराई निकालना, कमी निकालना, और अपने गृहवान में नहीं झांकना, अपने गृहवान में नहीं झांकना, जनता को भड़काना, और उसके ऊपर जो भी बात ये कहते हैं, इनको 2004 से 2014 तक इनके सर। ठीक है सुरेश जी, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेश जी अपनी बात को रखिएगा। जी, इन्होंने मंदिर उसमें कई चीजें बताई कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विदेशों में भारत की साख काफी कम हुई है। आधे से ज्यादा देशों में राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलते, सिर्फ मोदी वर्ग और अंध वर्ग जो इंडिया से भेज दिए जाते हैं मोदी जी से एक हफ्ता पहले सरकारी खर्चे में, वो मोदी के नारे लगाते हैं। यह सच्चाई है। काफी वीडियो स्मूथ हम पेश कर सकते हैं, कभी सोशल मीडिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करी थी। आज हिंदुस्तान के मेरे हरियाणा से आप देख लीजिएगा, पूरे देश में हालत है, जो बेरोजगार युवा हैं अपनी जमीन जायदाद बेचकर दिहाड़ी करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। अरे आजाद हिंद फौज के टाइम से, आजादी से पहले से इस देश के युवा देश के लिए लड़ते थे। आज अपने मनोहर लाल खट्टर जी की बाइट आपके चैनल पे मिल जाएगी MH1 पे। वो कह रहे हैं हम 10,000 युवाओं को रोजगार के लिए इजराइल भेज रहे हैं।
आप दुश्मन देश की सेनाओं में हरियाणा के जवानों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं। क्या आपकी वास्तविकता है? इससे झंडे करता है आपका। आपने पूरे विश्व में यह दिखा दिया कि भारत में, हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि आप अपनी सेना में हमारे युवाओं को भर्ती कर लो। इससे ज्यादा ठीक है, यानी बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो कांग्रेस लेकर के चल रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पे ही आप चुनावी मैदान में है, उसी में घेरने की कोशिश। अनिल जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो सवाल खड़े किए गए उसका जवाब फिर मैं जी ठीक है, वक्त की कमी है। सुरेश जी जो ये बात कह रहे हैं, सुरेश जी सुन लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। भाई आप एक बात बताइए, हमने जो है लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सुरेश जी सुन लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमने रोजगार के लिए आप मुझे एक बात बताइए, चंडीगढ़ में और आप इस तरह से बोल करके डिबेट होगी क्या? सुरेश जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, वरना आपकी बात भी नहीं पहुंचेगी दर्शकों तक। जी सुरेश जी ठीक है, सवाल ले लिया आपका। आप जनता को क्यों आप जनता तुम्हें क्यों नकार रही है? जनता तुम्हें हरियाणा हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, सबसे नकार के भेज रही है। आपने सब भ्रष्टाचार करने के अलावा, परिवार को बचाने के अलावा आप सोचते हैं, आप परिवार को रोजगार की बात करते हैं। ऐसे तो फिर चर्चा संभव नहीं हो पाएगी सुरेश जी, ऐसे चर्चा संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप दोनों की बातें जो है वो क्लियर नहीं पहुंच पाएंगी। और वक्त कम है, मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा, और मुख्य मुद्दों पे बातचीत नहीं होगी। अंबानी की सुविधाओं के अनुसार देश की जो योजनाएं हैं वो बनाई है। सुरेश जी की आवाज को कम कर दिया जाए, सुरेश जी की आवाज को कम करें। मैं शंभू जी आप ही के पास आऊंगी, उसके बाद मैं फिर वाइंड अप करूंगी। जी जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे नेता जी, आप सिर्फ अपने लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को सुविधा पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को डिबेट पर ही क्यों बैठालते हो जो अपने अपने कह के जाते हैं? आप ऐसे मोहिनी जी, ऐसे लोगों को डिबेट पर मत बैठा ले करो, या ऐसे लोगों को बैठा लेकर। ऐसे चर्चा संभव नहीं है, बोलने का मौका दिया गया, वक्त दिया गया, ऐसे संभव नहीं हो पाएगी चर्चा, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। और सिर्फ डिरेल करना है चर्चा को, बहस को, तो फिर अलग बात है। कि आपको टॉपिक से हट करके चीजें जानी है तो अलग बात है। मोदी, ऐसे लोगों को डिबेट में मत बैठा लो, जो लोग किसी के सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बोलने के लिए तैयार है। अनिल जी जल्दी से बात कर लीजिए, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ। शंभू जी माफ कीजिएगा, आ नहीं पाऊंगी दोबारा, क्योंकि अब वाइंड अप का समय। अनिल जी ठीक है, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है, हमने लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के साधन उपलब्ध कराए, हमने लोगों को रोजगार देने के लिए। अब यार आप बोले, आप सुन तो लेना, शुरू से ऐसे बहस तो नहीं होती ना। आप ऐसे बहस क्यों होती है? आप तो झूठ आप बोल रहे हो, सब लोग आपसे झूठ करके जा रहे हैं। चलिए वाइंड अप का समय हो रहा है। तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इंडी वर्सेस एनडीए गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है कि तमाम अपनी सहयोगी दलों को कैसे एकजुट रखकर चुनावी मैदान में उतरना है, कैसे उनकी तैयारी होगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मिर्च न्यूज के साथ।